नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल ज्ञान चक्र एग्ज़ाम प्रेप में। जैसा कि हमारा वन सीरीज फॉर ऑल एग्ज़ाम चल रही है, इसमें आज क्रैश कोर्स डे 16 है, जिसके अंतर्गत हिंदी में हम पढ़ेंगे संज्ञा और हिस्ट्री में पढ़ेंगे हम गुप्तकालीन प्रशासन, समाज, कला, साहित्य, विज्ञान व संस्कृति। उत्तराखंड ज्योग्राफी में आज हम पढ़ेंगे उत्तराखंड की जलवायु एवं ऋतुएं, जो आपके आगामी सभी एग्ज़ामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। संज्ञा आप लोगों ने बचपन से ही पढ़ा है, फिर भी संज्ञा की परिभाषा: जिस शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव, प्राणी या अवस्था का बोध हो उसे संज्ञा कहते हैं। इसके उदाहरण हैं जैसे व्यक्ति राम, राहुल, प्रिया; वस्तुएं आम, पानी, मटर; स्थान गांव, दिल्ली, काशी; प्राणी हो गए शेर, सांप, बच्चा; भाव हो गया सुंदरता का भाव, खटास, बुढ़ापा। संज्ञा के बिना भाषा की कल्पना नहीं की जा सकती है, इम्पोर्टेंट लिखा था कहीं पर। संज्ञा के भेद: व्याकरणों ने संज्ञा के मुख्यतः 5 भेदों में बांटा हुआ है। जो 5 भेद हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा प्रॉपर नाउन, जातिवाचक संज्ञा कॉमन नाउन, भाववाचक संज्ञा एब्स्ट्रैक्ट नाउन, द्रव्यवाचक संज्ञा मटेरियल नाउन, समूहवाचक संज्ञा कलेक्टिव नाउन। मैंने इंग्लिश वाले भाइयों के लिए भी थोड़ा समझ में आए करके ऐड की हैं चीज़ें। अब बात करते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा की। जिस संज्ञा से किसी एक विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध हो। जैसे उदाहरण: राम पढ़ता है, गंगा पवित्र नदी है, ताजमहल आगरा में है। इसमें राम, गंगा और ताजमहल, इनसे किसी एक विशेष व्यक्ति या स्थान या वस्तु का बोध हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। इनके कुछ अन्य उदाहरण भी हैं, जैसे व्यक्तियों आएंगे, उसमें स्थानों के नाम आएंगे, आप देख सकते हैं इसमें। दिशाएं आएंगी, समुद्र आएंगे, पत्र पत्रिकाएं आएंगी, पुस्तकें आएंगी। इन सब में व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। दूसरा हमारा जातिवाचक संज्ञा कॉमन नाउन, जिससे किसी जाति या वर्ग का बोध हो, न कि किसी एक विशेष व्यक्ति का। पूरी जाति का ही बोध होगा। जैसे मनुष्य, पशु, नदी, फल, पहाड़। जैसे फल कहने से सभी फलों की जाति का बोध होता है। फल के अंदर सब फल आ जाएंगे, आम, केला, सेब, अमरूद, सब। अन्य उदाहरण हैं जैसे पेड़ों के नाम, व्यवसायों के नाम। ये सब जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। ये जैसे अध्यापक, डॉक्टर, इसके अंदर सारे अध्यापक आ जाएंगे, सारे डॉक्टर आ जाएंगे, तो क्या हो जाएगा? ये जातिवाचक संज्ञा हुई। स्थान, प्राणी, तत्व, धातु, सोना, लोहा आदि, ये द्रव्यवाचक संज्ञा के अंदर भी आते हैं। अगर धातु आएगा तो जातिवाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिससे किसी दोष, गुण, भाव, अवस्था, दशा का बोध हो। जैसे उदाहरण: बचपन अमूल्य था। आप सबको पता ही है, एक भाव इसमें निकल के आ रहा है। मित्रता में विश्वास होना चाहिए। बुढ़ापा कठिन अवस्था है। भाववाचक संज्ञाएं अन्य शब्दों में प्रत्यय लगाकर बनती हैं, जैसे ताव लगा दिया, त्वा लगा दिया। अब तो प्रत्यय आप लोगों ने अच्छे से पढ़ लिया है 3 क्लासों में। जैसे हम जातिवाचक से भाववाचक में बदलने के लिए आता है पेपर में, तो हम यहाँ पर सीख लेंगे। जैसे शत्रु क्या है? एक जाति का बोध करा रहा है हमें कि यह शत्रु है करके। अगर हमने उसमें ता प्रत्यय लगा दिया तो क्या हो गया? शत्रुता का भाव आ गया। मित्र में ता प्रत्यय लगाया, मित्रता का भाव। सेवक जातिवाचक संज्ञा है, सेवा क्या है? भाव है एक। वीर जातिवाचक संज्ञा, वीरता का भाव है। लड़का लड़कपन का भाव है इसमें। सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा, इन चीज़ों को हम आगे को पढ़ते रहेंगे। सर्वनाम जैसे अपना अहम सर्वनाम है, इससे अहंकार का भाव आ रहा है। अपना सर्वनाम है, इससे अपनत्व का भाव आ रहा है। निज से निजता का भाव, आप से आपा। विशेषण से भाववाचक संज्ञा, सुंदर किसी की विशेषता है, उससे भाववाचक संज्ञा क्या बन गई? सुंदरता का भाव आ रहा है उसमें से। अच्छा किसी की विशेषता है, उससे अच्छाई का भाव आ रहा है। चतुर से चतुराई का भाव, ऊंचे से ऊंचाई का भाव, मीठे से मिठास। क्रिया से भाववाचक संज्ञा,
हंसना एक क्रिया है, हंसी क्या है, एक भाव है। गिरना से गिरावट का भाव, पढ़ना से पढ़ाई, चुनना से चुनाव। अवयव से भाववाचक संज्ञा। अवयव वो होते हैं, अविकारी शब्द होते हैं, मतलब इनमें लिंग वचन कारक इन सब का कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसको भी हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। अभी आज संज्ञा शुरू हो गया है, कल को सर्वनाम, क्रिया, विशेषण सब आते रहेंगे अब आगे को। दूर अवयव है, उससे भाववाचक संज्ञा क्या बनी, दूरी। भाव आ रहा है एक, दूरी, दूर में है करके। बाहर से बाहरी, समीप से समीपता, निकट से निकटता का भाव। ध्यान देने वाली बातें, ठीक है। भाववाचक संज्ञा सामान्यतः एक वचन होती हैं, बहुवचन बनाने में यह जातिवाचक हो सकती हैं। यह तैयारी एक भाववाचक संज्ञा है, इसका मैंने बहुवचन बनाया, तैयारियां किया, तो इससे क्या बन गया, तरह तरह की तैयारियां करके हो जाएगा ना। तो ये तरह तरह की तैयारियां, अलग अलग तैयारियां हैं, तो किस तरफ को बोध कराएगा, जातिवाचक संज्ञा की तरफ को बोध कराएगा। जैसे सचिनों की कमी नहीं है, मतलब हमारे विद्यालय में सचिनों की कमी नहीं है जैसे, ठीक है। यहाँ पर सचिन क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। सचिन ये तेंदुलकर वाले नहीं है, ठीक है। सचिन मतलब कि हमारे स्कूलों में क्रिकेटरों की कमी नहीं है, सचिन से तुलना कर रहे हैं यहाँ पर, तो जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी यहाँ पर, जैसे ही बहुवचन बनाया हमने। द्रव्यवाचक संज्ञा, जिससे किसी द्रव्य, तरल, ठोस पदार्थ का बोध होता है। इसके उदाहरण हैं जैसे सोना, चांदी, दूध, पानी, तेल। मैंने अभी ऊपर बता दिया। अगर सोना हम धातु के उसमें ठोस उसमें लेंगे तो ऊपर उस संज्ञा में आएगा। अगर यहाँ द्रव के टाइप में, क्योंकि सोना भी लिक्विड होता है, लिक्विड टाइप का, तो यहाँ द्रव में आ जाएगा ये, गलाने में, ठीक है। यह भी प्रायः अगणनीय होते हैं, गिन नहीं सकते हम इनको। समूहवाचक संज्ञा, जिससे व्यक्तियों, वस्तुओं के समूह का बोध होता है। व्यक्तियों का समूह, जैसे सेना। सेना एग्जाम्पल आ गया, किसका एग्जाम्पल है, क्योंकि सेना हमेशा किस में रहती है, एक दल में टाइप का, ग्रुप में जैसा रहती है। भीड़, दल, परिवार। वस्तुओं के समूह, जैसे पुस्तकालय, एक किताब जो कि रखते हैं पुस्तकालय में, लाइब्रेरी में बहुत सी किताबें होती हैं। गुच्छा माना चाबी का गुच्छा है, अंगूर का गुच्छा है, सब चीज़ें हैं उसमें। जब दो तीन मतलब तीन चार हैं तब गुच्छा कह रहे हैं उसे, ढेर, कुंज आदि। संज्ञा के विकार, फॉर्म्स ऑफ नाउन। संज्ञा के तीन मुख्य विकारी तत्व हैं, जिससे मतलब इसमें परिवर्तन आ जाता है। पहला है लिंग, जैसे लिंग से विकार क्या आएगा, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में चेंज हो जाएंगे। वचन से एक वचन, बहुवचन में। कारक से क्रिया में संज्ञा की भूमिका, कर्ता, कर्म, करण आदि। इसको मैं जब ये संज्ञा सर्वनाम टॉपिक खत्म हो जाएगा, सिलेबस में दिया है ये पीछे भी, तब इसको करेंगे हम। लिंग, वचन, कारक, ये सब चीज़ें भी पढ़ेंगे अच्छे से डिटेल में। अब बात करते हैं उत्तराखंड की जलवायु एवं ऋतुएं। उत्तराखंड के जलवायु प्रदेश। जलवायु की दृष्टि से उत्तराखंड को 6 जलवायु प्रदेशों में बांटा हुआ है। SC करकवाल ने बांटा था ये। इस इमेज को आप अच्छे से देख लीजिए, ये कितने मीटर से कितने मीटर तक है करके। 900 मीटर तक ये हरा हरा टाइप का इधर, फिर उससे थोड़ा जो ग्रीन ग्रीन टाइप का है वो 1900 मीटर तक, फिर हल्का हरा जो है, हल्का नीला टाइप का जो है ये 3000 मीटर तक, फिर डार्क नीला 4000 मीटर तक, फिर ऊपर जो है आसमानी कलर का है 7000 तक है। यह भी क्यों बता रहा हूँ आप नीचे समझ जाएंगे। और यहाँ भी स्नो एंड आइस, सफ़ेद सफ़ेद जो बना है ये हिमरेखा भी नीचे पड़ते हैं इनको। यहाँ ट्री कवर है और येलो में है ग्रास लैंड, यहाँ सब ये बुग्याल उग्याल होंगे इधर पर को। क्रॉप लैंड है, यहाँ ज़्यादा फसल होती है हरिद्वार में। चलिए शुरू करते हैं। इस तरफ क्रम है, फिर जलवायु क्षेत्र जिनके नाम हैं, फिर उनकी ऊंचाइयाँ हैं, फिर मुख्य क्षेत्र हैं। पहला है उपोष्ण जलवायु, 0 से 900 मीटर, ऊपर मैंने आपको दिखा दिए। भावर, तराई एवं दून घाटियाँ इसके अंतर्गत आती हैं। गर्म शीतोष्ण जलवायु 900 से 1800 मीटर। चीड़ वनस्पति क्षेत्र, जहाँ पर चीड़ ज़्यादा होता है वो गर्म शीतोष्ण जलवायु। शीत शीतोष्ण जलवायु 1800 से 3000 मीटर, ठंडा क्षेत्र, कम तापमान। शीत शुष्क जलवायु 2500 से 3000 मीटर, ट्रांस हिमालयी क्षेत्र। अल्पाइन जलवायु 3000 से 4200 मीटर, बुग्याल क्षेत्र।
हिमानी जलवायु 4200 से ऊपर, हिम रेखा बर्फीली, अभी ऊपर मैंने आपको दिखा दिए हैं। अब चलिए अब इनको डिटेल में पढ़ लेते हैं थोड़ा। उपोष्ण जलवायु भावर तराई और दून घाटियों में पाई जाती है, समुद्र तल से 900 मीटर तक। वनस्पतियाँ यहाँ जो इस भावर तराई क्षेत्रों में मिलती हैं वही मिलती हैं सामान्यतः। इन सवालों से ज़्यादातर यही आता है कितने मीटर तक है, और कुछ कुछ चीज़ें जैसे इसका कौन सा वृक्ष फेमस है, ऐसे सवाल बनते हैं यहाँ से। गर्म शीतोष्ण जलवायु क्षेत्र 900 से 1800 मीटर की ऊंचाई तक है। वनस्पति अधिक पाई जाती हैं इसमें, मुख्य वृक्ष है इसका चीड़। हरियाली प्रचुर मात्रा में होती है। अभी ऊपर आपको मैंने ग्रीनलैंड दिखा दिया था, पूरा हरा हरा सब हुआ है उधर। शीतोष्ण जलवायु क्षेत्र 1800 से 3000 मीटर। सर्दी अधिक होती है, गर्मी कम होती है, नाम ही से देख सकते हैं आप उसको। वर्ष भर तापमान कम रहता है। शीत शुष्क जलवायु 2500 से 3000 मीटर, ट्रांस हिमालय में पाई जाती है, ठंडी और शुष्क जलवायु है। अल्पाइन जलवायु 3000 से 4200 मीटर, बुग्याल क्षेत्रों में पाई जाती है, जहाँ छोटे छोटे घास पाई जाती है वहाँ। 4000 मीटर पर स्थायी हिमरेखा, मतलब कि इसके बाद फिर हिमरेखा शुरू हो जाएगी। हिमानी जलवायु 4200 मीटर से ऊपर, वर्ष भर हिमाच्छादित रहता है, हमेशा बर्फ पड़े रहती है यहाँ। भोटिया जनजाति लोग यहाँ निवास करते हैं, जैसे नीति माड़ा चमोली में, हरसेल उत्तरकाशी में, जोहार पिथौरागढ़ में। कुमाऊँ का फैन पाम, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है, ये है एक फैन पाम। शून्य से भी कम तापमान में जीवित रहने वाला एकमात्र ताड़, दुनिया का सबसे कठोर पाम। पुनर्जीवन प्रयास किया गया है तब ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, आजकल ही करते हैं इसका। उत्तराखंड में जलवायु निर्धारक तत्व: ऊंचाई, ढाल की दिशा महत्वपूर्ण, तापीय विविधताएं जैसे वायुमंडलीय दाब, आर्द्रता, पवनें, इन सबको हम जब ज्योग्राफी डिटेल में पढ़ेंगे, या इसके बाद अभी क्रैश कोर्स में ज्योग्राफी ऐड करूँगा मैं, ये एंशिएंट हिस्ट्री ख़त्म करके, तो तब इन सब चीज़ों को समझ लेंगे हम। वर्षा का कारण: ढालों पर वायु ऊपर उठकर संघनित होती है, ये आप देख सकते हैं, ये समुद्र से भाप ऊपर को आई, यहाँ ऊपर को जा रही है, यहाँ पर जब ये पहाड़ों के पास यहाँ पर कंडेंसेशन हो गया फिर, तो यहाँ पर बारिश हो जाएगी बहुत ज़्यादा। फिर यहाँ से इस साइड क्या हो जाएगा, इस यहाँ पर पहाड़ से टकरा कर बारिश तो होगी इस तरफ को, जितनी बारिश होनी थी। अब इस तरफ क्या बन जाएगा, वृष्टि छाया प्रदेश बन जाएगा ये। इनको डिटेल में पढ़ेंगे। दक्षिणोन्मुखी ढाल अधिक वर्षा होती है, जैसे उत्तराखंड ऐसे करके लगा लेते हैं हम अंदाज, ये चौखट उत्तर दक्षिण, जो ऐसे करके पहाड़ होंगे, जो यहाँ साइड से पड़ेंगे उनमें तो कम वर्षा होती है, जो इस तरफ से पड़ेंगे, मतलब जैसे ऐसे पहाड़ में है, कुछ लोग इस तरफ बसे होंगे, कुछ लोग इस तरफ से बसे होंगे, इस तरफ अधिक वर्षा होती है, इस तरफ कम वर्षा होती है, ठीक है। उत्तर की तरफ कम वर्षा होती है, अभी नीचे बताता हूँ। ये है जैसे टिहरी 1600 मीटर की ऊंचाई पर है, आंतरिक ढाल पे है, मतलब उत्तर की तरफ से, यहाँ की तरफ से ऐसे करके बसा हुआ है, तो इसमें कम बारिश होती है। नरेंद्र नगर 1080 मीटर में है, बाहरी ढाल पर रहते 318 सेंटीमीटर। सबसे ज़्यादा बारिश उत्तराखंड की नरेंद्र नगर में ही होती है। आप समझ गए होंगे दक्षिणोन्मुखी उत्तरोन्मुखी ढाल का अंतर। पूर्व से पश्चिम की ओर, जब हम जैसे ये मैप हो गया तो यहाँ से यहाँ को जाएंगे, पूर्व से पश्चिम की ओर, तो वर्षा घटती जाती है। ऐसा ही पूरे भारत में भी होता है, ऐसे करके अगर लगाएं हम यहाँ, ऐसे करके, तो यहाँ पर जो पूर्वोत्तर के यहाँ होते हैं, यहाँ जैसे मौसिनराम हो गया, मेघालय हो गया, यहाँ बहुत ज़्यादा बारिश होती है, क्योंकि यहाँ पर कीपाकार पहाड़ियाँ भी हैं बहुत सारी इधर इधर पर। ये इनको हम बाद में पढ़ेंगे, गारो खासी जयंतियाँ सब डिटेल में पढ़ेंगे इनको, ठीक है। यहाँ को मतलब बारिश घटते जाती है पूर्व से पश्चिम की ओर जाने पर। उत्तर भारत में ऋतुओं का विभाजन: ग्रीष्म ऋतु, इनकी समयावधि होती है मार्च से मध्य जून तक। आप लोगों ने ग्रीष्म ऋतु काट दी है अब। स्थानीय नाम इसका रूढ़ी और खरसाऊ होता है। वर्षा ऋतु जो आजकल चल रही है, जून से अक्टूबर तक चौमास लगा है, जैसे कह रहे हैं आजकल, वसगाल, बारिश होने में हर टाइम। शीत ऋतु नवंबर से फरवरी तक, ह्यूंत कहते हैं इसको, ह्यून लाग्गो कहते हैं।
शीतकला भी कहते हैं। ग्रीष्म में तो मई जून में सर्वाधिक गर्मी, तूफान आते हैं, उड़ाल, इसको उड़ाल कहते हैं तूफान को, ठीक है, उत्तराखंड में। ऊंचाई पर अस्थायी बसाव, पशुपालक बुग्यालों की ओर चले जाते हैं क्योंकि यहाँ इतना बढ़िया बेहतरीन मौसम है रहता है, तो ये लोग ऊपर चले जाते हैं और अपने पशु वशु यहीं को चलाते हैं। ये देखो, ये उत्तराखंड का ही बुग्याल है, अली बुग्याल। वर्षा ऋतु, सबसे अधिक वर्षा जुलाई से अगस्त में होती है, हो रही है आजकल। मानसून का आगमन मध्य जून से अक्टूबर तक, आजकल ऐसा ही मौसम है रहता है, देख सकते हैं आप। वर्षा के जल स्रोत फूटते हैं क्योंकि अब बहुत सारी बारिश हो रही है, तो जितने भी पुराने जो जल स्रोत वो सूखे रहते हैं वो सब भर जाते हैं दोबारा से। शीत ऋतु, दिसंबर से जनवरी में वर्षा, दिसंबर जनवरी में वर्षा होती है। रबी की फसल के लिए जो ये बारिश होती है दिसंबर जनवरी में, जो गर्मी के टाइम में होती है, नहीं वो ठंडों के टाइम में, वो रबी की फसल के लिए लाभदायक होती है। रबी आना मार्च करते हैं, मतलब कि रबी को अक्टूबर नवंबर में बोते हैं और मार्च में काटते हैं। ये चीज़ें भी हम आराम से पढ़ेंगे अभी कृषि वाले चैप्टर में। परंतु पाला फसलों को नष्ट कर देता है, सुबह सुबह पड़े रहता है पाला। घमतापी, पशुपालक तराई भावर में आ जाते हैं क्योंकि ऊपर तो बर्फ़ पड़ी है, तो अब घाम सेकने के लिए नीचे को आ जाते हैं वो लोग। फिर यही घाम तापो परियोजना भी, वो घाम तापो योजना भी मोदी जी कह भी रहे थे, पहाड़ों में आओ घाम तापने के लिए। वर्षा का कारण उत्तरी पश्चिमी चक्रवात होता है। जैसे ये मैप हो गया, यहाँ से जो अरब सागर से उठते हैं, फिर यहाँ हिमालय से टकराएंगे, यहाँ उत्तराखंड में बारिश ऐसे हो जाएगी। यह भी सरल भाषा में बता दे रहा हूँ आपको। अब बात करते हैं गुप्तकालीन प्रशासन की। समाज, कला, साहित्य, विज्ञान और संस्कृति। कल हमने गुप्त वंश के बारे में और गुप्त काल के जो प्रशासक थे सबके बारे में डिटेल में पढ़ लिया है। अगर आपने वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो आप क्रैश कोर्स शुरू से फॉलो करिए, आपको बहुत मदद मिलेगी तैयारी में। प्रशासन पढ़ते हैं इनका। शासन की विशेषताएं। गुप्त का शासन राजतंत्रात्मक था, कल हमने देख लिए। राजा ही राजा हो रहे थे और राजा का पद वंशानुगत होता था। वंशानुगत मतलब जैसे पिता का फिर बेटा राजा बनेगा, फिर ये ऐसे करके। सम्राट को महाराजाधिराज, परमेश्वर, चक्रवर्ती, पृथ्वीपति जैसी उपाधियों से अलंकृत किया जाता था। ये कल मिले भी थे इतनी उपाधियाँ, ये सब मैं बता रहा था मैं आपको, महाराजाधिराज की उपाधि मिली इसको। सम्राट ही सभी शक्तियों का स्रोत माना जाता था। सम्राट मंत्रियों की सहायता प्राप्त होती थी, जिन्हें मंत्रिन या सचिव कहा जाता था। मंत्रियों का पद भी वंशानुगत होता था। जो सैनिक है उसका लड़का भी सैनिक ही बनेगा वाली बात। केंद्रीय प्रशासन में विविध विभागों को अधिकरण कहते थे। प्रत्येक अधिकरण की अपनी अपनी मुहर होती थी। ठीक हो गया। साम्राज्य के मुख्य पदों पर काम करने वाले अधिकारियों को कुमारामात्य कहते थे। इम्पोर्टेंट सवाल है ये, बहुत पेपर में आया है कि मुख्य पदों पर काम करने वाले अधिकारियों को क्या कहते थे, कुमारामात्य। अब प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी हैं, इस तरफ पद हैं, फिर इस तरफ उनके कार्य हैं। जैसे महासेनापति, सेना का प्रमुख। रणभंडागारिक, सेना में की सामग्री का जो प्रबंधन करता था। अब इधर उधर युद्ध करने के लिए जाएंगे तो जो उनके लिए खाना पीना ये सब लेके चलेंगे, वो ये रणभंडागारिक होते थे। दंडपाशिक, पुलिस विभाग का प्रमुख, ये भी इम्पोर्टेंट है। बाकी जो नीले में किए हैं वो भी इम्पोर्टेंट ही हैं, वो तो आए हुए हैं, ये भी आया था पेपर में। महासंधि विग्रहक, विदेश मंत्री होता था। महादंड नायक, सर्वोच्च न्यायाधीश होता था। महाभंडागाराधिकृत, कोषाध्यक्ष होता था। सर्वाध्यक्ष, विभाग निरीक्षक होता था। विनय स्थिति विस्थापक, शांति व शिक्षा निरीक्षक होता था। ध्रुवाधिकरण, वित्त विभाग का प्रमुख होता था। अग्रहारी दानाध्यक्ष, दान विभाग का प्रमुख होता था। महाप्रतिहार, राज दरबार प्रमुख होता था। स्थापित सम्राट, स्त्री विभाग का प्रमुख होता था। खाद्या पार्किवा, राज रसोई का प्रमुख होता था। युवराज, राजपुत्र या उत्तराधिकारी होता था। इनमें से कुछ कुछ ही इम्पोर्टेंट हैं, जैसे सर्वाध्यक्ष हो गया, महादंड नायक, संधि विग्रहक, दंडपाशिक। फिर भी मिलान करने के लिए आ गया तो एक बार नज़र जरूर डाल के जानी है। अब बात करते हैं प्रशासनिक इकाइयों की। साम्राज्य होता था सबसे पहले, फिर उसमें देश की तरह, फिर भुक्ति अभी का आप राज्य लगा सकते हैं, ठीक है। फिर विषय, जिला, विषय मतलब जिला, और वीथी, परगना।
मंडल अभी ब्लॉक जैसे लगा लेना, मंडल से, मंडल या पेट मतलब ब्लॉक जैसा, और ग्राम गांव ही हुआ। उस समय ये शब्दावलियाँ चलती थी। भुक्ति के शासक को उपरिक या महाराजा कहा जाता था। ग्राम के मुखिया को ग्रामपति, महत्तर या ग्राम भोजक कहा जाता था। ग्राम समितियाँ पंचायत टाइप की थी। विषय परिषद भी होती थी एक, नामक एक समिति होती थी जिसमें 4 सदस्यों को एक गैर सरकारी परामर्श समिति थी। इसमें 4 सदस्य श्रेष्ठी, यह नगर व्यापारियों का अध्यक्ष होता था, नगर पंचायत अध्यक्ष टाइप का लगाओ इसको, या वो व्यापार मंडल का अध्यक्ष। सार्थवा, यह काफिलों में व्यापार करने वाले व्यापारियों का अध्यक्ष होता था, फड़ वालों का अध्यक्ष ही हो गया। प्रथम कुलिक शिल्पियों का अध्यक्ष था। कायस्थ, यह राजकीय लेखों का प्रमुख था। ये इम्पोर्टेंट सवाल है क्योंकि कायस्थ इसी समय से आए थे चर्चा में, गुप्त काल से आया भी है। इसका जिक्र है याज्ञवल्क्य की स्मृति में और नारद स्मृति में भी है। ग्राम पंचायत के अधिकारी पद व कार्य, ग्राम का प्रमुख होता था। अष्टकुलाधिकारी, 8 कुलों का प्रमुख होता था। कुटुंबिन, परिवार का प्रमुख। तलवाटक, आय व्यय का रक्षक। नगर प्रशासन, प्रमुख अधिकारी नगरपति, पुरपाल। जूनागढ़ का नगरपति चक्रपालित था। ये स्कंदगुप्त के अभिलेख में इसका उल्लेख है। आए हैं हाँ ये सवाल, तब मैंने, आप कहेंगे अचानक से कैसे एक एक चीज़ें जैसी लिख रखी हैं इसने, लेकिन जो आए हैं वो चीज़ें ऐड करनी ज़रूरी हैं क्योंकि प्रीवियस ईयर बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। कर व्यवस्था, मुख्य कर भूमि कर का भाग 1/6 था। मतलब कि 100 अगर देना है तो उसमें से 100 टोटल है तो उसमें से 6 भाग उसको देंगे। नगद कर, हिरण्य कर। गुप्तकालीन समाज की बात करते हैं। मुख्य विशेषताएं, सामाजिक कुरीतियों की जड़ें गहराई, सामाजिक कुरीतियाँ बढ़ गई थी। मतलब बाल विवाह, इस काल में बाल्यावस्था में ही विवाह सामान्य हो गया था, अब होने लग गए थे बाल विवाह। सती प्रथा, पति की मृत्यु पर पत्नी स्वयं चिता में बैठकर, अब अधिक प्रचलित हो गया था। मैंने आपको बताया था जब भानुगुप्त था लास्ट में शासक, जब पतन चल रहा था तो उसके में ऐरण अभिलेख में पहली बार सती प्रथा का उल्लेख मिला था। देवदासी प्रथा, मंदिरों में कन्याओं की नियुक्ति धार्मिक उद्देश्यों से की जाती है। जो सबसे बड़ी बेटी होगी उसको मंदिर में दे देते थे, धार्मिक उद्देश्य से की जाती थी, लेकिन बाद में शोषण का माध्यम बन गई थी। शायद ये प्रथा इंदिरा गांधी के समय में समाप्त हुई। मैं एक साउथ की मूवी देख रहा था, उसमें था इस टाइप का। विधवा विवाह निषेध, विधवाओं के पुनर्विवाह को सामाजिक स्वीकृति नहीं थी। वर्ण व्यवस्था कठोर हो गई थी। ब्राह्मणों को सर्वोच्च स्थान, शूद्रों की स्थिति निम्न थी। ब्राह्मणों का प्रभाव समाज में धार्मिक और शैक्षिक क्षेत्र में सबसे ऊपर था। राजा ईश्वर का प्रतिनिधित्व था। देवत्व की कल्पना माना जाने लगा, मतलब कि अपने को ही देवता मानने लग गए थे उस समय पर राजा लोग। देवत्व की कल्पना यही थी, मैं ही राजा हूँ, मैं ही देवता हूँ, इस टाइप का। स्त्रियों की स्थिति सामान्यतः गिरती हुई, हालांकि कुछ शिक्षित और प्रतिष्ठित महिलाएं भी मिलती हैं उस काल में। कृषक और शिल्पकार वर्ग समाज के आर्थिक रीढ़ थे, परंतु सामाजिक स्तर पर निम्न थे। विशेष ध्यान देने वाली बातें, गुप्त काल को सामाजिक दृष्टि से एक संक्रमण काल माना जाता है। मतलब कि बदलाव हुए बहुत सारे, जहाँ एक और ज्ञान, विज्ञान और संस्कृति का विकास हुआ, वहीं दूसरी ओर सामाजिक असमानता और रूढ़ियाँ भी मजबूत हुई। ये कहीं पर लिखने के लिए जैसे मेंस में आएगा तो वहाँ पर लिख सकते हो आप लोग बढ़िया से। साहित्य, संस्कृत भाषा का उत्कर्ष हुआ शासकीय और साहित्यिक भाषा के रूप में। कालिदास इस समय के महत्वपूर्ण शासक हैं, इन्हीं महत्वपूर्ण साहित्यकार हैं। इनकी रचनाएं हैं, इम्पोर्टेंट हैं, ये पेपरों में आई हैं बहुत बार। ये कालिदास किस टाइम से संबंधित हैं ऐसे करके सवाल भी आया है। अभिज्ञान शाकुंतलम इनका नाटक था। पहली बार इसका यूनानियों ने अनुवाद कराया था। विक्रमोर्वशीयम नाटक इनके ही हैं, ठीक है। मालविकाग्निमित्रम नाटक है। रघुवंश महाकाव्य है। कुमार संभव महाकाव्य है। मेघदूतम लघु काव्य है। ऋतु संहार लघु काव्य है। अन्य रचनाएं जैसे विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम, ये राजनीतिक
इनमें राजनीतिक की ज़्यादा जानकारी मिलती है। इस टाइप के सवाल भी एक दो बार आए हैं कहीं। मृच्छकटिकम शूद्रक की रचना है। अमरकोश अमर सिंह की रचना है। नीतिसार कामंदक की है। पंचतंत्र विष्णु शर्मा की है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। कामसूत्र वात्स्यायन की है। नाट्यशास्त्र भरतमुनि की है। ये सारी रचनाएं, यहाँ से अगर साहित्य से सवाल पूछना होगा तो इन्हीं से पूछेगा, मिलान करो वाला सवाल। विज्ञान व तकनीकी, गणित व खगोल शास्त्र। आर्यभट्ट भी इसी समय में थे, गुप्त काल में। आर्यभट्टियम इनकी एक रचना है, ठीक है। इनने दशमलव प्रणाली इस टाइम चर्चा में आई। दशमलव प्रणाली की खोज इन्होंने ही की। पाई का मान 3.14 बताया, जो हम रखते हैं पाई का मान, इसका मान। शून्य की संकल्पना, पूर्ण विकास इसी काल में हुआ। पृथ्वी की परिधि का अनुमान आर्यभट्ट ने लगाया। इन्होंने 365 दिन होंगे करके, सौर वर्ष 365 करके ये भी बताया था इन्होंने। वराहमिहिर, पंच सिद्धांतिका, बृहद जातक और बृहद संहिता इनकी रचनाएं हैं। पंच सिद्धांतिका में 5 सिद्धांत दिए गए हैं। चिकित्सा व रसायन, धन्वंतरी आयुर्वेदाचार्य थे। वाग्भट्ट ने अष्टांग हृदय और अष्टांग संग्रह लिखा, ये भी आयुर्वेद की ही रचनाएं हैं, ठीक है। पाल काव्य हस्तायुर्वेद, मतलब इसमें हाथी चिकित्सा के बारे में है। सुश्रुत नामक शल्य चिकित्सक भी हुए ये गुप्त काल में। इन्होंने सुश्रुत संहिता नामक ग्रंथ की रचना की। इसमें इन्होंने छुआछूत से होने वाली बीमारियों का उल्लेख किया है। नवनीतिकम गुप्त काल में आयुर्वेद ग्रंथ था। और एक और इम्पोर्टेंट है, भूल गया मैं ऐड करना है, डिलीट हो गया। नागार्जुन थे इस समय, जिनको आइंस्टीन भी कहा जाता है भारत का, रसायन के क्षेत्र में। उनने बहुत योगदान दिया गुप्त काल में। मेहरौली का लौह स्तंभ धातु शोधन तकनीक का महत्वपूर्ण उदाहरण है, ये देख सकते हो आप। ये तब से अब तक ऐसा ही है, जबकि लोहे का है, जंग लग जानी चाहिए थी इसमें। कला, स्थापत्य कला के चरण। पहले चरण में इन्होंने मंदिर बनाए, कैसे? बौद्ध चैत्यों जैसे मंदिर बनाए। ये जैसे कपोतेश्वर मंदिर महाराष्ट्र का है, ये देखिए, बौद्ध लोगों के इसी टाइप के होते हैं ना मंदिर। बौद्ध चैत्यों के जैसे मंदिर बनाए इन्होंने। फिर दूसरे में क्या बनाया? गोल मंदिर बनाया। ये गोल मंदिर है, ये कोलकाता में है। ये स्तूप शैली में बनाया, ये देख सकते हो आप। स्तूप शैली अभी नीचे समझाता हूँ। ये स्तूप का जैसा बनाया है ऊपर से। तीसरे में इन्होंने समतल छत वाले मंदिर बनाए। फिर गर्भगृह बनाया, उसमें मंडप का निर्माण किया। चौथे में क्या किया? प्रदक्षिणा पथ बना दिया। इसको बता देता हूँ मैं आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आता भी है पेपर में। स्तूप है, ठीक है। स्तूप में फर्स्ट में क्या होता है? रेलिंग जैसी बनाते हैं, रेलिंग। इसको क्या कहते हैं? वेदिका कहते हैं। बाहर वाली रेलिंग बना दी हमने तो उसको वेदिका कहेंगे। और जो दरवाजे होते हैं उनको कहते हैं तोरण द्वार। दरवाज़ों को तोरण द्वार कहते हैं, ठीक है। ये सब जगह होते हैं। ये प्रदक्षिणा वेदिका का मतलब होता है कि यहाँ मतलब अंदर तो देवीय शक्ति हैं, यहाँ तक मनुष्य प्रवेश करेगा, फिर यहाँ देवीय शक्तियाँ, इस टाइप का कुछ था। अभी इतने बढ़िया से याद नहीं आ रहा, बहुत पहले पढ़ा था मैंने। इसको मेधी कहते हैं, अंदर वाली रेलिंग होगी ये। और जो ये गली टाइप की होगी बीच में, कोई ये गैली कहते हैं ना, इसको प्रदक्षिणा पथ कहते थे। ऐसे ही मंदिर बनाने लग गए जिसमें हम परिक्रमा करते हैं। आजकल परिक्रमा मंदिरों में जाके करते हैं गोल गोल, तो वो प्रदक्षिणा पथ कहलाता था। फिर ऊपर हर्मिका हो गया, ऊपर ऐसे। फिर इसके ऊपर, इसके अंदर जो ऐसे करके डंडी, जो अंदर से डंडी आ रही होगी, उसे यत्री कहते थे। और ऊपर इसको छत्र कहते थे। इसमें 3 वो होते थे, इनके भी बारे में कुछ था। आप इनको ढूंढिए एक बार, या हम डिटेल सीरीज जिस टाइम लाएंगे उस समय इनको डिटेल में पढ़ाऊँगा मैं। इसको अंड कहते थे। और जो ये पवित्र सामग्री है, जैसे कहीं पर कहते हैं बुद्ध के अवशेष रखे हैं, कहीं पर दांत रखे हैं, कहीं बाल रखे हैं, ये अंदर है इसके, ठीक है। ये पवित्र सामग्री यहाँ रखे रहते थे अंदर। आप समझ गए होंगे अब इसे। शिखर 5वां जो चरण चल रहा था वहाँ, इसमें शिखर युक्त मंदिरों का आने लग गए थे।
जैसे दशावतार मंदिर देवगढ़ में है, यूपी में, और ये भीतरी वाला भी यूपी में ही है विष्णु मंदिर। फिर ये शिखर युक्त, देखो इस टाइप के बनने लगे थे शिखर वाले ये। अन्य मंदिर भी थे, ऐरण मंदिर, तिगवा मंदिर, जूनागढ़ मंदिर, तीसरे चरण के उदाहरण हैं। अब तीसरे चरण में क्या था ये? समतल छत वाले और गर्भगृह वाले मंडप का निर्माण। भूमरा शिव मंदिर, नचना कुठार पार्वती मंदिर चौथे चरण के उदाहरण हैं। ये ऐरण, तिगवा, भूमरा, नचना ये सब कहाँ हैं? एमपी में है। आएगा तो सवाल। जूनागढ़ हो गया हमारा गुजरात में। मूर्ति कला, सारनाथ कला इसमें फेमस हुई। गांधार शैली और मथुरा शैली का मिक्सअप बना दिया इनने। जय गांधार से स्थापत्य ले लिया तो, और मथुरा से ले ली आध्यात्मिकता। ये मैंने डिटेल में पढ़ाई, यहाँ आपको किसी क्रैश कोर्स के क्लास के अंदर होंगे, जिसमें मौर्य पढ़ा रहा था उसमें होंगे। बुद्ध, विष्णु, शिव, गणेश, कार्तिकेय की मूर्तियाँ मिलती हैं। सुंदरतम बुद्ध की मूर्ति सुल्तानगंज से मिलती है। अब यह ब्रिटेन संग्रहालय में रखी हुई है। चित्रकला, अजंता गुफाएं, गुफा संख्या 16, 17, 19 गुप्तकाल से संबंधित हैं। ये अजंता की गुफाएं आप देख सकते हैं। चित्र तकनीक फ्रेस्को और टेम्पेरा थी। फ्रेस्को होती थी जो गीले लेप से बनाई जाती थी, जो ये फर्स्ट वाली है फ्रेस्को है, गीले लेप से बनाई गई है, और दूसरी सूखे लेप से बनाते थे, टेम्पेरा ये दूसरी वाली है। आप लोगों के लिए सब ढूंढ के लाता हूँ मैं, तो आप लोग ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए, थोड़ा मैं सपोर्ट मिलेगा तो मैं और भी अच्छे कंटेंट लाने की कोशिश करूँगा। बाघ की गुफाएं एमपी मध्य प्रदेश में हैं। लोक जीवन के चित्र मिले हैं इसमें, ये बाघ की गुफाएं हैं। भूमि के प्रकार, अमर कोश में जो अमर सिंह की थी अभी, उसमें भूमि के प्रकार दिए गए हैं इनके, भूमि किस किस प्रकार की होगी करके, यहाँ से भी सवाल बनता है। क्षेत्र, कृषि योग्य भूमि। खिल, परती भूमि जो सूख गई है मतलब। अपरहत, बंजर भूमि या जंगली भूमि। देवमातृक, वर्षा द्वारा सिंचित। अदेवमातृक, कृत्रिम सिंचित। देवमातृक में लोग मानते थे कि देवता बारिश कर रहे हैं, इंद्र देवता ये हो। अदेवमातृक खुद सिंचाई कर लेते थे ये। संस्कृति, कल्चर, धर्म, वैदिक धर्म, परंतु प्रमुख बौद्ध जैन धर्मों को भी संरक्षण मिला। संस्कृत भाषा का उत्कर्ष हुआ। संगीत और नाटक कला का विकास हुआ। भरत मुनि का नाट्यशास्त्र प्रसिद्ध हुआ। संस्कृति और शास्त्रीयता में संतुलन का समावेश गुप्तकाल में ही देखने को मिलता है। विशेषता क्या है? गुप्तकाल को भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग कहा जाता है। इम्पोर्टेंट सवाल। कला, साहित्य, विज्ञान में समृद्धि हुई। सामाजिक और धार्मिक सहिष्णुता इस समय पर थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो आपने क्या करना है? लाइक करनी है वीडियो, कमेंट करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन दबाना है, जिससे कि आपको ऐसी ही वीडियो मिलती रहे और आप लोग मन लगा के पढ़ाई करते रहें घर में। धन्यवाद।